Hello children, how are you? I hope you all are very fine. And because of COVID-19, you are at home and be safe. So, today we will see the age of revolution 1830 to 1848. Children, प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से चेंजेस हो रहे थे फ्रांस में, किस तरह से मोनार्की हटाई गई, फिर आया गया, उसके बाद फिर से नेशनल असेंबली हटा करके फिर से बारबन को राजा बना दिया गया, मोनार्की हटा दी गई, एरिस्टोक्रेट और मिडिल क्लास में फिर से डिफरेंस वहाँ पर पैदा हो गया था। फिर तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। एंड as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो चिल्ड्रन जो कंजर्वेटिव्स थे वो धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा, लिबरलिज्म नेशनलिज्म के बारे में हमने पढ़ा। तो उस वक्त ये वाली फीलिंग, जब वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते तो जो लिबरलिज्म नेशनलिज्म के फेवर के लोग थे वो भी अपनी पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने भी डिफरेंट रीजन्स में रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए। और जो यूरोप इनमें से मुख्य था, इनमें यूरोप और जर्मन स्टेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इसके लिए बेचैन हो रहे थे कि हमें अब स्वतंत्रता चाहिए। और जो ऑटोमन एम्पायर्स थे, आयरलैंड और पोलैंड, वो सभी ये सभी लोग चाहते थे कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो इसके लिए ये जो रेवोल्यूशन हो रहे थे इसके भी दो तीन कारण थे। पहला कारण तो इसमें ये था कि उस वक्त बहुत ज़्यादा जो अनाज वगैरह की थे प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए। जो उस वक्त बारबन जो था वह उसे किसी जनता की कोई परवाह ही नहीं थी, एक बात। फिर दूसरी बात ये थी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो चाहते थे कि प्रजातंत्र आए, गणतंत्र बन जाए, देश गणतंत्र राष्ट्र बन जाए, एक ये बहुत ज़्यादा फीलिंग थी। उसके बाद एक ये था कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गई। उसका कारण था बहुत सारी मशीनरीज़ का निर्माण हो गया, और इन मशीनरीज़ के निर्माण की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी जो क्रांति का कारण बनी। तो कंजर्वेटिव अपने तरीके से अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे, और लिबरल नेशनलिज्म के फेवर के लोग अपनी तरह से फिर जितना वो पावर बढ़ाने की कोशिश करते उतना ही वो विरोध करते। तो इस तरह से धीरे धीरे एक क्रांति का रूप धारण हो गया। तो एक व्हेन द फ्रांसनीज मैटरनिक ने कहा, मैटरनिक जो थे उन्होंने एक बार रिमार्क किया कि व्हेन द फ्रांसनीज, जैसे जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो बाकी के जो यूरोप है वहाँ पर कोल्ड हो जाता है। ये उन्होंने एक रिमार्क दिया। तो इसका मतलब ये था कि कितना ज़्यादा असर जब फ्रांस में जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसका कितना ज़्यादा असर उसके अड़ोस पड़ोस के और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा था। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। अब ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से पार्ट था, और जो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी एजुकेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा ला रहे थे, और उन्होंने ग्रीक वार का वो कारण बने। और उसके बाद जो ग्रीक था, ग्रीक वार के बाद वह इंडिपेंडेंट हो गया। ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिम्पैथीज ग्रीक कल्चर। ग्रीक जो था वो एग्जाइल में जी रहा था, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे वेस्ट यूरोपियंस के लोग थे जो वो सिम्पैथी रख रहे थे वहाँ के लोगों से, ग्रीक कल्चर से। तो इन क्रांतियों का परिणाम क्या हुआ? तो इन जुलाई ऑफ 1830 द बर्बन किंग वर ओवरथ्रोन टू इस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सबसे पहले तो 1830 में जब क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ, तो जो बर्बन किंग था वापस मोनार्की जो उसे सौंप दी गई थी उसे हटाया गया फिर से, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से लागू की गई। इसका मतलब ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कि वापस से राजा अपनी मनमर्जी नहीं चला सकेगा। ग्रीक विच वॉज अ पार्ट ऑफ द
ऑटोमन एम्पायर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, जैसे कि ग्रीस जो था वो स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था वो। और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइंड इन 1832, ग्रीक वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और इसमें एक ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि क्या हुआ, ग्रीस किस तरह से इंडिपेंडेंट नेशन बना, ग्रीस बना 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी हुई, और उसके बाद से जो ग्रीस था उसे इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। अब नाउ द रोमांटिक imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and terrestrial expansions. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express the shape nationalist feeling. Let us look at Romanticism, a culture movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, institutions, and mystical feelings. Other romantics were through folk song, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation. National feelings were kept alive through music and languages. Karol Kurpinski celebrated the national struggles through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. Language too played an important role in developing nationalist sentiments. Russian language was imposed everywhere. Many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. So, children, रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग, ये नेशनल फीलिंग जो थी ये सिर्फ वार के थ्रू नहीं आई, मतलब युद्धों के थ्रू और क्रांतियों के थ्रू नहीं आई, बल्कि ये जो थी पोएट्री थी, स्टोरीज़ थी, म्यूज़िक थे, इनके थ्रू भी जो नेशनलिज्म का आइडिया था यह लोगों के दिमाग में डाला गया। रोमांटिसिज्म वह है जो जिसमें कि लोगों को नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स की फीलिंग उनके अंदर दूसरे तरीक़ों से डाली जाती है। रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, पोएट्स जो थे, उन्होंने इतने इस तरह के सॉन्ग्स बनाए और डांसेस बनाए ताकि लोगों को वो नेशनलिज्म की जो इमोशंस हैं उससे उनको प्रेरित कर सकें और उनके अंदर नेशनलिज्म की इमोशंस को डाल सकें, इस तरह के मिथिकल फीलिंग उनके अंदर पैदा कर सकें। बहुत सारे फोक सॉन्ग, फोक पोएट्रीज, फोक डांस, ये सारे उन्होंने इस तरह से तैयार किए ताकि लोगों के अंदर जो ट्रू स्पिरिट है वह नेशन के प्रति वो जागृत हो सके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि म्यूज़िक और लैंग्वेज, इनको भी नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए हथियार बनाया गया, क्योंकि जो रूसी थे उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। स्कूलों में ज़बरदस्ती रूसी लैंग्वेज को उन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया था, तो इन्होंने इसका भी विरोध करना शुरू किया। और जो एक कैरोल कुरपिंस्की थे जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल में भाग लिया और ओपेरा म्यूज़िक उन्होंने दिया और फोक डांस भी उन्होंने दिया, जो कि बाद में नेशनल सिंबल ही बन गया। लैंग्वेज को भी बहुत बड़ा हथियार उन्होंने बना रखा था और उन्होंने अब कई जगहों पर जो पोलिश लैंग्वेज थी उसके साथ उन्होंने सभाएं करना शुरू कर दिया और रूसी लैंग्वेज का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो रशियन लैंग्वेज जब हर जगह उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, बहुत सारी ऐसे चर्चेस थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपनी लैंग्वेज में, जो पोलिश लैंग्वेज थी उसमें ही सभाएं करने, लैंग्वेज को भी एक नेशनलिज्म के लिए एक हथियार के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत सारे बिशप्स को, प्रीट्स को जेल में डाल दिया गया और उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। लेकिन ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, यह जो था इसे रोमांटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो किस तरह से ये आई, यह आपको समझ में आ गया होगा कि रोमांटिसिज्म जो था वह एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आर्ट और पोएट्री, स्टोरीज़ और म्यूज़िक, इसके द्वारा जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको शेप दिया जाता है।
हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो देखिए क्या था, द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population. In most countries, there were more seekers of jobs than employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed to right to work. Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders to finish the textiles. On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractors, demanding higher wages. The contractors fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. अब देखिए क्या हुआ कि 1830 में जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी यूरोप में बहुत तेज़ी से फैल गई थी। उस वक्त पॉपुलेशन भी 19th सेंचुरी के हाफ तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग थे वो गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर गए और ओवर क्राउडेड श्रम एरियाज़ में रहने लगे। फूड की शॉर्टेज होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। और नेशनल असेंबली थी, उसने यह वादा किया कि जो रिपब्लिक है इस तरह से बनाई जाए, हर 21 ईयर्स से ऊपर के मेल को जो है वो वोट डालने का अधिकार होगा और उसे काम भी दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज़ वगैरह भी डाली गई। फिर 1845 में जो वीवर्स थे सिलेसिया के, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। फिनिश्ड टेक्सटाइल का जो उन्हें भरपाई है, जो उन्हें पैसा है, वो बहुत ज़्यादा कम मिलता था। फिर 4 जून को जो वीवर्स थे उन्होंने भी क्रांति करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने एक 2 लाइन में उन्होंने मार्च किया और मार्च करके जो उनका मेंशन था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसके घर पर वो पहुंच गए और उन्होंने उसके घर पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की, क्योंकि वो अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे थे और उसने नहीं मानी, तो उसके घर में उन्होंने तोड़फोड़ की और बहुत सारी लूटपाट भी की। तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा के पास के गाँव में भागा, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह के आदमी को शरण नहीं दी गई। तो 24 आवर के बाद लेकिन वो वापस लौटा और फिर क्योंकि वो आर्मी के साथ वापस लौटा और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 11 वीवर्स जो थे उनको गोली मार दी गई। तो इस तरह की सिचुएशंस जो थी वो उस वक्त यूरोप में बनी। उसके भी कारण वही थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नाउ 1848, the revolution of the liberals. The poor, unemployment, starving peasants and workers in many European countries in the years 1848, a revolution led by the educated middle classes, was underway. Men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. Wilhelm IV, King of Prussia, rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of the monarchies and military became stronger, the social basis of parliament eroded. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. Women were admitted only as observers to stand in the visitors' gallery. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब देखिए क्या हुआ कि बहुत सारी आंदोलन हो रहे थे। जो मिडिल क्लास थे वो ज़्यादा चाहते थे कि इस तरह से जो गणतंत्र राज्य है वो बन जाए और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और नेशनल असेंबली ने इस बात के लिए लागू किया कि अब ये जो है ये जर्मन को गणतंत्र राज्य बना दिया
जाएगा। और इसके लिए उन्होंने जो उस वक्त का जो फोर्थ राजा था उसे प्रेशर था, उसे बोला कि आप इस जो एक गणतंत्र राज्य है इसके राजा बनना स्वीकार कीजिए। लेकिन उसने उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया और वह कुलीन वर्ग के साथ मिल गया। और जो मध्यम वर्ग था, मजदूर थे और वो था, वो उनका सपोर्ट उन्होंने खो दिया क्योंकि, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी वो भंग हो गई। इस समय में जो वीमेन थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रोल अदा किया था, ऐसा नहीं है, रेवोल्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा रोल अदा किया था। उसके बाद भी उनको जो था उनको सिर्फ एक विजिटर के रूप में नेशनल असेंबली में उनको सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में उनको एडमिशन मिला और उनकी कोई भी भूमिका नहीं रही। तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस, न्यूज़पेपर्स, ये सारा उन्होंने शुरू कर दिया और अपनी मांगें उन्होंने रखी कि हम सभी को भी सारे अधिकार चाहिए। तो नेशनल असेंबली जो थी, जब वीमेन को अधिकार नहीं मिला तो वीमेन का सपोर्ट भी नेशनल असेंबली से चला गया और इस तरह से जो नेशनल असेंबली थी वो भंग हो गई। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि जो मोनार्की थी वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि वापस से वो आ गए थे, पर वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि यदि रेवोल्यूशन को यदि दबाना है और इस तरह के विरोधों को यदि दबाना है तो हमें जितने भी जो नेशनलिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, रिवॉल्यूशनरीज़ हैं, उनको हमें कंसेशन देना होगा और उनकी कुछ ना कुछ मांगों को हमें मांगना ही होगा। तो इस तरह से जो चेंजेस थे वो चल रहे थे। अब नेक्स्ट आपका फोर्थ सब टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का ही, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।